Hello guys and welcome back to my channel Surf IAS। तो यहाँ हम जीसी लियोंग ज्योग्राफी की सीरीज को कंप्लीट करते हुए आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आइलैंड आखिरकार क्या है। तो आइलैंड हम बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं कि आइलैंड एक पीस ऑफ लैंड होता है जिसके सारी तरफ से पानी होता है ना। जैसे एक ये आइलैंड है भाई, बीच में एक लैंड होती है और उससे सारी तरफ क्या होता है, पानी पानी होता है। ठीक है, इंडिविजुअली मतलब अकेला भी हो सकता है या ग्रुप में भी हो सकते हैं, है ना। तो ये होते हैं आइलैंड। अब देखो भाई, अगर हम नॉर्मली बात करें तो सारे आइलैंड जो होते हैं ये ग्रुप्ड होते हैं कुछ तरीकों में, ना कुछ टाइप्स के होते हैं आइलैंड। आइए एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले होते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। क्लियर है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। तो देखिए कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स क्या होते हैं इसको जानेंगे हम। ये सारे आइलैंड जो है ये एक मेन लैंड का पार्ट होते हैं और ये कुछ क्या होते हैं कि अलग हो जाते हैं कॉन्टिनेंट से। सपोज करो ये कॉन्टिनेंट है, इसी का ही पार्ट है। अब यहाँ पानी वानी है, कुछ आता गया और कुछ इसमें से का हिस्सा जो है वो अलग हो गया। ठीक है, ये सेपरेट हो सकते हैं बाय शैलो लगून और या फिर डीप चैनल। ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लीजिए कॉन्टिनेंट का पार्ट है और इस जगह पे आइलैंड आपको दिख रहा है ना। ये प्रॉपर यहाँ पे शैलो वाटर लेक जिसे लगून्स बोलते हैं, है ना। लगून से भी सेपरेट हो सकते हैं या फिर एक बहुत बड़ा डीप चैनल है, मतलब काफी बड़ा सा कुछ है ना। तो उससे भी सेपरेट हो सकते हैं, है ना। किसी भी तरह से सेपरेट हो सकते हैं मेन समझ लीजिए मेन लैंड से, जब ये एक उसका हिस्सा छोटा सा अलग हो जाए। ठीक है, अब देखिए इनका जो सेपरेशन होता है ये कुछ आप कह सकते हो कुड बी ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ सम पार्ट ऑफ द लैंड और टू अ राइज इन द सी लेवल। अब देखो इसका रीजन क्या है कि भाई इसे अगर मेनलैंड से कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा नीचे गिर गया, मतलब नीचे गिर गया, पानी के बीचों बीच आ गया, तो कैसे आ गया। या तो भाई ऐसे हुआ हो कि ये लैंड जो है, यहाँ की जो लैंड है वो डूब गई, पानी में डूब गई, और यहाँ की रह गई और यहाँ की रह गई, तो ये अलग अलग हो गया। या तो भाई ऐसा कुछ हो जाए कि यहाँ जो जो सी लेवल है वो यहाँ पे बढ़ जाए, है ना। तो इतना हिस्सा डूब जाए, थोड़ा बहुत जो उठा उठा रह जाए वो रह जाए, है ना। तो ऐसे आइलैंड बन सकते हैं। तो जो फॉर्मर है, जो सब्सिडेंट पार्ट ऑफ द लैंड है, जो मतलब सपोज करिए ये वाली लैंड का पार्ट जो है यहाँ पे डूब गया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सेम फिजिकल फीचर मिलेंगे, है ना। जैसे मान लो कि ये एक बड़ी सी लैंड है, अब बाकी यहाँ से थोड़ी बहुत डूब गई, ये थोड़ा सा बचा हिस्सा, तो ये वाले हिस्से में और ये वाले हिस्से में आपको सेम तरीके के देखने में सही सेम होगा। यहाँ पे जो फूल है, पत्ती है, जानवर हैं, ये सब एक जैसे होंगे, है ना। और वक्त के साथ साथ चेंजेस आते हैं, है ना। इंसान चेंजेस करता है, मैन चेंजेस करते हैं, दूसरे कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी चेंज होता है। उसकी वजह से कई सारे सरफेस फीचर्स और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे अलग अलग जगहों पे आ जाती हैं, है ना। बट लेकिन तब भी बेसिक चीज़ें जो हैं वो सेम रहती हैं, है ना। जो यहाँ यही भाई इसी इसी अगर लैंड मास का हिस्सा अलग होता है तो बेसिक चीज़ें तो सेम रहेंगी ना। बाकी धीमे धीमे अब ऐसा हो सकता है यहाँ रहते रहते इसमें कुछ अलग आ जाएँ चीज़ें, इसमें कुछ अलग आ जाए चीज़ें, है ना। तो ये एक अलग की बात है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड जो है वो कैसे कैसे अपीयर हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले है इंडिविजुअल आइलैंड्स के तौर पे। इंडिविजुअल आइलैंड के तौर पे मतलब देखिए ये जो होते हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट के बाहर दिखेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है ये इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो मेन लैंड से मिलता है देखने में, है ना। जिनका ये पार्ट होते हैं, सपोज करो ये कॉन्टिनेंट था, ठीक है, और कॉन्टिनेंट के पास ही ये एक आइलैंड आपको दिखा, और इस आइलैंड के जो फीचर्स हैं वो मेनली इसी कॉन्टिनेंट की तरह ही हैं, ठीक है, जिसका ये पार्ट है। कुछ एग्जाम्पल बताऊं अगर मैं इसके, तो न्यू फाउंड लैंड, है ना, ये मेनलैंड से सेपरेट हुआ था बाय द स्ट्रेट ऑफ बिली आइसली, ठीक है। मादागास्कर बाय द मोजाम्बिकी चैनल, सिलोन बाय द पार्क स्ट्रेट, और टास्मेनिया जो है बाय द बास स्ट्रेट, और फॉर्मोसा जो है वो फॉर्मोसा स्ट्रेट, है ना। इन सबसे सारे के सारे अलग हुए हैं सारे आइलैंड्स। उसके बाद जो सेकंड आते हैं वो आते हैं आर्कीपिलगोस और आइलैंड ग्रुप्स। अब आर्कीपिलगोस क्या होता है। आर्कीपिलगोस जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपिलगोस बोलते हैं, ठीक है। जब खूब सारे आइलैंड जो है ग्रुप में होते हैं तो उनको आर्कीपिलगोस बोला जाता है। तो ये इसमें आपका ग्रुप होते हैं सारे आइलैंड के, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे कि ब्रिटिश आइलैंड्स, फिर बैलियारिक आइलैंड हो गए मेडिटेरियन के, साथ ही साथ एजियन सी, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तीसरे होते हैं आपके फेस्टून्स या फिर आइलैंड आर्क्स। तो ये क्या होते हैं, है ना, ये तीनों ही जो है वो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स का पार्ट है ना।
अब इसमें एक सेकेंड, सॉरी, फेस्टून्स या फिर आइलैंड आर्क्स क्या होते हैं? तो देखिए ये आइलैंड जो होते हैं ये आर्किपिलगो, ये फॉर्म करते, द आइलैंड फॉर्म एन आर्किपिलगो इन द शेप ऑफ अ लूप अराउंड द एज और द मेन लैंड, मार्किंग द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द माउंटेन रेंजेस विच कैन बी ट्रेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंट। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो आइलैंड होते हैं ये फॉर्म करते हैं आर्किपिलगो है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, ठीक है, एक ऐसे शेप में जो लूप के शेप पे हो, है ना, लूप के जैसा हो एक, और इस एज के आसपास हो, मेन लैंड का जो एज होता है, जो मेन लैंड हो कॉन्टिनेंट की, उसका जो एज हो उसके पास एक लूप टाइप का फॉर्म करेंगे, है ना, और ऐसा लगे कि भाई मेकिंग द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द माउंटेन रेंजेस विच कैन बी ट्रेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ईस्ट इंडीज, अमेरिकन, एल्यूटिशियन आइलैंड, ठीक है, उसके बाद कुराइल आइलैंड्स, कुछ दूसरे आइलैंड हो गए, है ना, पैसिफिक कोस्ट वगैरह के। तो ये सब हमने बात करी कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओशनिक आइलैंड्स के बारे में। तो देखो ओशनिक आइलैंड्स में क्या है कि देखो सबसे पहले जानते हैं कि होते क्या हैं। तो ये सारे आइलैंड जो है नॉर्मली छोटे छोटे होते हैं, है ना, और ओशंस के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। इनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता मेनलैंड से, है ना, मेनलैंड से जैसे वहाँ पे था ना इंडिविजुअल आइलैंड्स वगैरह का, कॉन्टिनेंटल आइलैंड का कॉन्टिनेंट से बने थे ये, इनका कोई कनेक्शन नहीं होता, है ना, और इनका कोई कनेक्शन नहीं होता, और ये बहुत ही दूर होते हैं। अगर मान लो सपोज़ करो ये अगर हम ऐसे बात करें तो ये अगर मान लो एक मेनलैंड है तो उससे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही हज़ारों माइल दूर है ना, और इनके पास जो है वो फ्लोरा फ़ौना होते हैं जो कि अनरिलेटेड होते हैं कॉन्टिनेंट से, है ना। जिसमें सपोज़ करो ये कॉन्टिनेंट है, उससे हज़ारों माइल दूर अगर यहाँ पे आइलैंड है तो इसमें और इसमें कोई मैचिंग देखने को आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो ऐसा होता है, बहुत ही यूनिक फीचर्स इनके होते हैं, इनके अलग अलग तरह के खुद के जानवर होते हैं जैसा भी यहाँ पाए जाते हो। इतना अलग होने की वजह से, है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं वर्ल्ड के। ज़्यादातर इसमें जो है ओशनिक आइलैंड काफ़ी कम पॉपुलेशन होती है, भाई ऑब्वियस सी बात है, मेन लैंड बहुत दूर होगी तो छोटा सा आइलैंड अगर हज़ारों माइल दूर कहीं ओशन के बीच में होगा तो उसमें पॉपुलेशन भी काफ़ी कम ही होगी ना। तो ऐसा कुछ होता है। कुछ इनमें से काफ़ी बढ़िया स्टॉप हैं एरोप्लेन वगैरह के रुकने के लिए हैं, कुछ जो है स्टीमर्स यहाँ रुकते हैं, है ना। अब कॉन्टिनेंट को मान लीजिए क्रॉस कर रहे हैं, इस कॉन्टिनेंट से इस कॉन्टिनेंट में कोई स्टीमर जा रहा है तो यहाँ बीच में कोई आइलैंड पड़ा तो यहाँ रुक जाते हैं, आराम आराम कर लेते हैं, है ना। तब इसमें कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं आइए हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले आते हैं कुछ, है ना, तो एवोल्यूशन देख रहे हैं आइलैंड का कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहला जो आएगा, एक सेकेंड, हाँ, वो आएगा आपका वॉल्केनिक आइलैंड्स, ठीक है। तो वॉल्केनिक आइलैंड्स कैसे होते हैं आइए जानते हैं यहाँ पे हम। कई सारे जो आइलैंड्स होते हैं ओशंस में, ये जो है आर इन फैक्ट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द कोन ऑफ एन वॉल्केनोज दैट राइज फ्रॉम द ओशन बेड। अब क्या होता क्या है कि जो ओशन बेड है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि एक वॉल्केनो यहाँ से निकला, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक वॉल्केनो निकला, है ना। और ये ज़्यादातर जो आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर जो आइलैंड्स होते हैं ओशंस में, ये टॉप मोस्ट पार्ट में होते हैं ऑन द कोन्स ऑफ द वॉल्केनोज जो कि आपके ओशन बेड से निकले, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इस जगह पे आइलैंड बन गया, है ना, यहाँ से एक वॉल्केनो बन रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसा बन गया। ज़्यादातर एक्सटिंक्ट हो गए होते हैं, मतलब इनमें सालों से कोई इरप्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है, ना किसी ने देखा ना कुछ। तो यहाँ पे आइलैंड का काम पे काम कर रहे हैं आइलैंड के तौर पे, है ना। बट कुछ जो हुए तो होते हैं वो एक्टिव भी होते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि सारे इनएक्टिव हैं, सारे एक्सटेंट है। जो बेस्ट नोन वॉल्केनिक पीक है पैसिफिक ओशन की उसको कहते हैं हम लोग माउना लोआ, हवाई में है ये माउना लोआ, जो कि करीब अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको तो 13,680 फीट की है सी लेवल के ऊपर, है ना। और ट्रेसिंग डाउनवर्ड जो माउना लोआ है ये आपको दिखेगी ओशन फ्लोर में, जिसकी डेप्थ करीब 18,000 बिलो है, समझ रहे हो, वाटर सरफेस के। तो कितना नीचे से आ रही है और कितनी ऊपर तक गई है ना। और कुछ दूसरे वॉल्केनिक आइलैंड्स भी जो है इमर्ज होकर आए हैं फ्रॉम द सबमरीन रीजन्स ऑफ द ओशन। अब देखिए जो वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए हैं ज़्यादातर अर्थ के ओशंस में, है ना, ऐसा नहीं है एक जगह पाएंगे, है ना। अर्थ के जो ओशंस हैं, समुद्र हैं, उनमें ये ऐसे वॉल्केनिक आइलैंड बहुत जगह पे फैले हुए हैं। अगर मैं आपको पैसिफिक ओशन की बात बताऊं तो ये आपको जो है वो कई सारे ग्रुप्स में मिलेंगे, जैसे कि हवाई में आपको बहुत सारे हैं, है ना, हवाई आइलैंड्स हो गए, गैलापागोस आइलैंड्स हो गए, साउथ सी आइलैंड्स हो गया। अटलांटिक में बताऊं ये तो आपका अजोरस, एसेंशन, सेंट हेलेना, मैदेरा, है ना, ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं।
और आपके कुछ अगर मैं इंडियन ओशन के बताऊँ तो आपको जब फेमिलियर लगेंगे तो मॉरिशस, रीयूनियन, अंटार्कटिक ओशन के बताऊँ तो साउथ सैंडविच आइलैंड्स वगैरह, तो ये सारे के सारे हैं। और दूसरा मैं बताऊँ, है ना, ये हम लोगों ने क्या बात करी इसके अंदर, एक तो हमने बात करी है वॉल्केनिक आइलैंड की, ओशनिक आइलैंड्स में, दूसरे होते हैं कोरल आइलैंड्स। दूसरे कौन से होते हैं? कोरल आइलैंड्स होते हैं। तो कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कि वॉल्केनिक आइलैंड होते हैं ना, उसके विपरीत कोरल आइलैंड्स काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी लोअर होते हैं, है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ आप कह लो ये वाटर सरफेस है, भाई हमने क्या बताया कि वाटर सरफेस के यहाँ ऊंचे तक जा रहे हैं वॉल्केनिक आइलैंड्स, है ना, कोन तभी तो ऊपर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोरल आइलैंड जो है वाटर सरफेस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होते हैं, है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं होते ये आइलैंड कोरल एनिमल्स जो होते हैं उनकी कई सारी जो स्पीशीज होती हैं उनसे बनते हैं, है ना। और ये आपके इसके जो कोरल एनिमल्स हैं इसके आसपास आपको बहुत दिखेंगे। और ये शोर्स के पास होते हैं मेनलैंड के, है ना, जो मेनलैंड है मेनलैंड के शोर्स के पास आपको ये दिखेंगे। और जो या तो फिर आप कह सकते हो ओशन के पास भी दिखेंगे, तो ऐसा डिपेंड करता है कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। अब जो है कोरल आइलैंड्स में आपका मार्शल आइलैंड्स हो गए, गिलबर्ट और एलिस आइलैंड हो गए पैसिफिक के, बरमूडा हो गया अटलांटिक का, लक्काद्वीप वगैरह मालदीव वगैरह इंडियन ओशन में है, ठीक है। तो लक्काद्वीप और मालदीव वगैरह तो समझ ही गए होंगे कि उसके बाद कैसे होते होंगे कोरल आइलैंड्स, ठीक है। अब हम बात करने जाते हैं कोरल रीफ्स के बारे में। तो कोरल रीफ तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं, लेकिन आज हम आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे। तो ट्रॉपिकल सीज जो होती हैं, है ना, ट्रॉपिकल जो क्या कहते हैं टेम्परेचर वाली जो ये ट्रॉपिकल एरिया होते हैं, यहाँ पे कई तरह के कोरल एनिमल्स आपको दिखेंगे और मरीन एनिमल ऑर्गेनिज्म भी दिखेंगे, जैसे कि कोरल पॉलिपस हो गया, कैलकेरियस एल्गे है, शेल फॉर्मिंग क्रिएचर्स हैं, लाइम सिक्रीटिंग प्लांट हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग रहते हैं। हालांकि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, देख रहे हैं आप इसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों हैं, है ना, इतने छोटे 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 चुन्नू चुन्नू से होते हैं बिल्कुल। और इनकी एबिलिटी सिक्रीट करने की, निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और एक छोटे से टाइनी सेल्स है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक बहुत ही पिक्यूलियर टाइप के एनिमल लैंड फॉर्म बनाते हैं, है ना। और ये आपके बहुत सारे स्पीशीज़ में होते हैं, कई सारे फॉर्म में होते हैं, कई सारे कलर के होते हैं, देख सकते हैं आप इमेज में, कई सारे शेप्स के होते हैं, ये भी आप इमेज में देख सकते हैं। फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल मतलब अच्छी अगर सही कंडीशंस हैं तो उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, है ना। और जस्ट बिलो द वाटर लेवल के जस्ट नीचे खूब सारे क्वांटिटी में ग्रो कर जाते हैं। और कोरल एनिमल को ऐसे हम देखें तो पॉलिपस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा होते हैं, अबंडेंट बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोरल एनिमल्स में पॉलिपस आपको देखने को मिलेगा। हर एक जो पॉलिप होता है ये आपका एक छोटे से कप ऑफ कोरल के अंदर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोरल रीफ बन पाती है ना। आप समझिए जब ये मरते हैं, जब इनकी मौत होती है, जब ये डाई होते हैं, तो इनका जो लाइमी स्केलेटन होता है, मतलब समझ रहे हो, ये जो ऊपर का खोखा है ना, इसका जो ढांचा है, इसका जो स्केलेटन है ना, वो लाइमी स्केलेटन है, ये सब का सब जो है वो क्या हो जाता है, ये सीमेंट होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगता चला जाता है। और यही बाद में जो है क्या बना देता है यहाँ पे, कोरलीन लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन बनता है कोरलीन, कोरल से, उसे हम लोग कोरलीन लाइमस्टोन बोलते हैं। तो इसी का इसके से जब स्केलेटन एक के ऊपर ये सारे ढांचे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक लेयर बन जाती है, जिसे हम लोग कोरलीन लाइमस्टोन बोलते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ नॉन रीफ बिल्डिंग स्पीशीज भी है, जैसे कि प्रीशियस कोरल्स, है ना, पैसिफिक ओशन के हैं, ये रेड कोरल है, ये आपका मेडिटेरियन सी में मिलते हैं, है ना, जो आपको ठंडे ठंडे रीजन में भी आपको सरवाइव कर जाएंगे, है ना। बाकी कौन से, ये बाकी तो सारे ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं, गरम गरम रीजन में, बाकी ये सारे आपको ठंडे में भी मिल जाएंगे, इवन काफ़ी डीप वाटर्स में रहेंगे। हमने क्या देखा कि जस्ट बिलो द वाटर सरफेस रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपका रेड कोरल वगैरह, ये सब आपको बहुत नीचे भी मिलेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ है। तो देखिए जो रीफ बिल्डिंग कोरल्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर। तो हम एक एक करके कंडीशंस यहाँ पे जानेंगे, है ना। तो पहली कंडीशन कुछ इस तरह की होती है कि जो वाटर टेम्परेचर है ना, ये आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, मतलब 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो। वाटर टेम्परेचर इनको ठंडा ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। ये जो लिमिट है इस एरियल डिस्ट्रीब्यूशन की कोरल्स की, ये आपका ट्रॉपिकल में सब ट्रॉपिकल जोन में दिखेंगे आपको। फिर से मैं बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगे जहाँ पे इनको कोल्ड करंट मिलेगा, मतलब ठंडी जगह पे तो रह ही नहीं सकते। अगर पानी में ठंडे करंट चल रहे हैं, कोल्ड करंट चल रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि देखिए कोरल्स जो है वो इतना नहीं रह सकता, कोल्ड वाटर में नहीं रह सकता, फ्रॉम द डेप्थ दैट कूल्स द वार्म सरफेस वाटर।
ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों कोरल रीफ जो है वो आपका वेस्टर्न कोस्ट जो कि कॉन्टिनेंट्स के होते हैं वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती है, यही एक रीज़न है। दूसरी तरफ अगर मैं बताऊँ तो जो वार्मिंग इफ़ेक्ट होता है वार्म करंट्स, है ना? वार्म करंट जो बहते हैं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम में बहते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि जो कोरल्स हैं ये आपको बहुत मतलब ये आपको मिलेंगे फार टू द नॉर्थ ऑफ द वेस्ट इंडीज़ इन द अटलांटिक ओशन। है ना? यहाँ पे आपको मिलेंगे और पैसिफिक और इंडियन ओशंस वगैरह, हालाँकि ज़्यादातर कोरल जो है इनमें बहुत ज़्यादा आपको पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में तो देखने को ख़ैर मिलते ही हैं कोरल रीफ वगैरह बहुत सारी। ठीक है? तो पहला रीज़न आपने टेम्परेचर का समझा, टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनके लिए। दूसरा रीज़न जानते हैं, दूसरा कैसे रहते हैं, जो पानी की डेप्थ है, गहराई जो पानी की है, ये आपका 30 फ़ैथोम्स या फिर आप कह सकते हो अगर हम फीट में बात करें तो 180 फीट से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इतनी दूर तक पानी में सनलाइट आ नहीं सकती। बहुत नीचे चले जाओगे अगर आप तो वहाँ तक सनलाइट पहुँचेगी नहीं और सनलाइट नहीं पहुँचेगी तो ये फोटोसिंथेसिस वहाँ पे होगा ही नहीं, है ना? तो ये वहाँ पे रह ही नहीं सकते। ये काफ़ी ज़रूरी है अगर इन्हें जो है माइक्रोस्कोपिक एल्गी को वहाँ रहना है ना? जिसमें आपका ये कोरल पॉलिपस डिपेंड करता है तो भई जो है वो जो शैलो वाटर हो, उथला पानी हो और 100 फीट जो है ये एक आप कह सकते हो ये आइडियल है ना? 100 फीट तक रह लेंगे। बट यहाँ पे हमेशा पानी होना चाहिए क्योंकि पॉलिपस जो है वो पानी के बाहर बहुत टाइम तक नहीं रह सकता। ठीक है? तो दूसरी बात हमने यहाँ पे करी। फिर हम यहाँ पे तीसरी बात करें, तीसरा ये है कि जो पानी होगा, है ना? ये सॉल्टिश होना चाहिए, है ना? और सेडिमेंट्स ना हो, है ना? इसमें छोटे-छोटे टुकड़े कंकड़, पत्थर ये सब ना हो, है ना? सॉल्टिश हो थोड़ा-सा, नमक-वमक हो और सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए। कोरल्स इसलिए ये आपका सबसे बढ़िया सर्वाइव करते हैं वो मूविंग ओशन वाटर में, बहते हुए पानी में जानते हो आप बहुत ज़्यादा पत्थर-वत्थर दिखेंगे नहीं, है ना? तो बेस्ट मूविंग वाटर में, है ना? वेल अवे फ्रॉम द सिल्टी कोस्ट और मडी माउथ ऑफ द स्ट्रीम। उसके बाद जो कोरल्स हैं ये बेस्ट आपको मिलेंगे सीवर्ड साइड पे, रीफ की जो सीवर्ड साइड होती है वहाँ पे आपको मिलेंगे, जहाँ पे पानी लगातार मूव करा करता है, वेव्स आया करती हैं, टाइड्स चला करती हैं, करंट्स चला करते हैं, है ना? मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था टाइड्स, करंट और वेव यही 3 भाई-बहन हैं जो सब कुछ देखते हैं, है ना? तो यहाँ पे बढ़िया ऑक्सीजनेटेड पानी बिल्कुल ऑक्सीजन होती है पानी में, तो ऐसे पानी में बढ़िया रहते हैं। है ना? और ये आपका एक बढ़िया क्वांटिटी में फूड भी लेकर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये सब हमने कोरल रीफ के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कितने तरह की होती हैं कोरल रीफ, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ के बारे में जानते हैं। तो पहली अगर हम देखें तो इनका नाम होता है फ्रिंजिंग रीफ्स, है ना? क्या नाम होता है? फ्रिंजिंग रीफ्स। तो देखिए जो फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं ये कोरलाइन लैंड प्लेटफॉर्म है जो आपका शोर के पास होता है ना, किनारों के पास आपको ये दिखेगा कोरल से बना हुआ, है ना? और शोर के पास है और ये मेनलैंड तक के लिए फैला होगा। क्लियर है? और ये कभी-कभी जो है वो श्योर से सेपरेट भी होता है एक शैलो लगून से ना, हमें ज़रूरी नहीं है जैसे मान लो ये है आपका मेनलैंड है, ठीक है? ये मान लो कॉन्टिनेंट का मेनलैंड है। अब ये ऐसा कुछ ऐसी भी होती है कि ये मेनलैंड तक ऐसे फैली हों। कभी-कभी ऐसा होता है कि ये मेनलैंड है लेकिन एक छोटा-सा यहाँ पे पानी चल रहा है और यहाँ पे है ना? तो ऐसा कुछ भी हो सकती है। तो it is widest when a fringing a producing headland but completely absent when facing the mouth of the stream। जैसे मान लो हेडलैंड है यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है तो चलो सबसे ज़्यादा चौड़ी से मिल जाएगी लेकिन यहाँ स्ट्रीम के माउथ पे नहीं आपको नहीं मिलेंगे। जो आउटर एज होता है ये फटाफट बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह आया करता है, मैंने आपको बताया ना जहाँ पे वेव्स आएंगी कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे ये बढ़ेगा, है ना? और सप्लाई वगैरह फूड की इनको प्रॉपर होती रहती है। जो रीफ्स होती हैं ये आपको एक ऐसा मिलेगा कि करीब 1 माइल तक की चौड़ी हो सकती हैं, है ना? और ये आपके लो वाटर होता है उसके जस्ट ऊपर ही आपको ये देखने को भी मिल जाएँगी, है ना? और करीब 100 फीट तक डेप्थ में ये रह सकती हैं जो कि हमने आपको बताया। तो मैंने कौन-सा बताया आपको? फ्रिंजिंग रीफ्स। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे बैरियर रीफ्स रीफ्स के बारे में। तो बैरियर रीफ्स क्या होती हैं? एक बैरियर रीफ देखिए एक कोस्ट से सेपरेट होती है एक मच वाइडर और डीपर चैनल या फिर लगून से। जैसे मान लो ये कोस्ट है, ठीक है? ये किसी कॉन्टिनेंट का कोस्ट है। अब बीच में एक बहुत चौड़ा एक बढ़िया पानी की स्ट्रीम जा ही रही होगी, एक चैनल चल ही रहा होगा, जा ही रहा होगा, ये एक लगून होगा ज़रूर। उससे यहाँ पे आप सपोज़ यहाँ पे एक कोरल रीफ है। रीफ पार्शियली सबमर्ज होती है, ये जो रीफ है ये थोड़ी आधी पानी में आपको दिखेगी, जहाँ पे ये होती है अबव द वाटर लेवल एंड सैंड कैन एक्यूमुलेट ऑन इट, ठीक है? ये पानी के ऊपर होगी और उसके बाद यहाँ पे सैंड इकट्ठा हो जाएगी, मतलब ये मिट्टी-विट्टी यहाँ पे इकट्ठा हो सकती है। हुँ? और यहाँ पे इतना हो सकता है कि भई यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा हो जाए, मिट्टी से क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ी सी बहुत पेड़-पौधे उग आएँगे।
तो जो बैरियर रीफ है उसमें काफ़ी पतला गैप होता है, काफ़ी नैरो गैप्स होता है कई सारी प्लेसेस पे, जहाँ से पानी अंदर आ सके, है ना, लगून में आ सके और फिर से वापस जा सके ओपन, मतलब आपके ओशन में। ऐसे गैप्स जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, काफ़ी क्या कहते हैं, अ, कह सकते हो आप, अच्छे होते हैं शिपिंग के लिए, है ना। और बहुत सारे इन्होंने शिप्स वगैरह अंदर आ सकती हैं और लगून से आ सकती हैं, लगून में जा सकती हैं, है ना। बेस्ट सबसे ज़्यादा जो जानी मानी बैरियर लीफ है, ग्रेट बैरियर लीफ आपको मिलेगी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। कई सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, इसको देखने के लिए जाते हैं, बहुत ही बढ़िया होती है। बट आजकल क्योंकि भाई मुसीबत है ही है, तो आप जान ही रहे हैं कि इन सब क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही हैं। एक अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊँ और फ्रिंजिंग लीव्स अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो देखो समझो ये एक लैंड है ना? पहले मैं फ्रिंजिंग लीव बताऊँ, तो ये एक लैंड है सपोज़ करो, और यहाँ पे इस तरीके से आपको ये फ्रिंजिंग रीफ मिलेगी, ठीक है? ये सी है, ये फ्रिंजिंग रीफ हो सकती है, ठीक है? जैसे अगर मैं एक इस तरीके से मैं एक कोड बनाऊँ कि हेडलैंड है, ठीक है? तो आपको ये जो इस तरीके से चिपकी-चिपकी कोस्ट के पास आ रही है, ये फ्रिंजिंग रीफ है। और बैरियर लीफ मैंने बता दिया कि बीच में से लगून से सेपरेटेड है या कोई वाटर चैनल आपका जा रहा है, वहाँ से सेपरेटेड है। क्लियर है? अब तीसरी बात करेंगे वो है अटोल्स। अटोल्स क्या होता है जानते हैं? तो अटोल्स देखिए आपको वैसे ही होते हैं जैसे आपकी ये बैरियर रीफ होती है वैसे ही है, एक्सेप्ट कि ये अटोल जो है ना, ये सर्कुलर शेप में होते हैं, ठीक है? सर्कुलर शेप में होते हैं। और ये आपका इसके आस-पास आपका कुछ शैलो लगून है, बिना किसी लैंड के सेंटर में, है ना? मतलब क्या है, ये एनक्लोज़ करता है शैलो लगून विदाउट एनी लैंड इन द सेंटर। जो ये एनसर्कलिंग रिंग है, ये यूजुअली टूट जाती है, कई जगह पे टूटी भी होती है, ऐसा नहीं है कि ये जो रिंग है वो सही है, कई जगह पे टूटी भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी आराम से आता-जाता रहता है। हुँ? तो ऐसा चीज़ें होती हैं, अभी आपको समझाएँगे हम दिखा के डायग्राम। तो जो रीफ वाली साइड होती है वहाँ पे सैंड, लाइमस्टोन, डेब्रिस मतलब छोटे-छोटे ईंट, कूड़ा-करकट इकट्ठा हो जाता है ना? और वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह उगने लगते हैं, जैसे कि आपका कोकोनट वगैरह के ट्री आ गया, ठीक है? तो ऐसी जो होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, यहाँ पे ब्रैकिश वाटर लगून आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। और ऐसा कुछ होता है जो पानी आराम-आराम से चलता है, काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी अच्छा होता है ये फ़िशिंग करने के लिए, है ना? कुछ बड़े-बड़े अटोल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका सुबा दिवा है मालदीव्स में, वेस्ट ऑफ सिलोन में, है ना? काफ़ी इसमें 40 माइल्स तक का जो है ये लगून है। कई सारे इनमें से बढ़िया एयर बेस हैं, है ना? ट्रांस पैसिफिक जो एयरक्राफ्ट होता है उसके लिए। तो ऐसे मैं आपको ऐसे करके समझाऊँ तो देखो भाई, जैसे कि सपोज़ करो ये एक लैंड है, ठीक है? और ये एक लगून है, क्लियर है? एक शैलो वाटर लेक, ठीक है? और ये आपका ये यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे सी चली आ रही है, ठीक है? ये आपकी सी है। तो ये आपका जो लगून है, ठीक है? ये आपका लगून हो गया और ये आपकी बैरियर रीफ हो गई। मैंने बताया ना, बीच से मेनलैंड से लगून से सेपरेटेड होती है। हुँ? ये इतना आप समझ लो। उसके बाद अटोल की अगर मैं बात करूँ क्या होते हैं, तो देखो इस तरीके से कुछ होते हैं। ऐसे गए, ठीक है? और ऐसे गए, इस तरह से। उसके बाद ये आपका लगून है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख लो तो शैलो वाटर लेक है ये। और ये जो हिस्सा है ना ये वाला, ये आपका अटोल है। ये वाला जो हल्का-सा लैंडफ़ॉर्म ये उठा हुआ है, ये आपका अटोल है। तो हमने यहाँ पे इतनी बात करी। हुँ? अब बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि अगर आप ऐसे ले लो, सर्कुलर है, इस तरीके से भी है ना? इस तरीके से भी है। यहाँ पे भी देखो ये थोड़ा बीच-बीच में सपोज़ करो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना? ऐसे है, कुछ सर्कुलर बना हुआ है, ऐसे है, ऐसे है। तो अब ये समझ लो ये कोरल रीफ अटोल हो ही गया ये। बीच में आपके ये बीच में लगून है, ठीक है? ये बीच में लगून है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पे हम, है ना? देखिए यहाँ पे भी कुछ डायग्राम्स आ गए हैं, है ना? ये आपका सीधा-सीधा फ्रिंजिंग रीफ, ये देखिए बैरियर लीफ कुछ इस तरह की और आपका अटोल कुछ इस तरह का। हुँ? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में देख रहे हैं आप, ये तो सर्कुलर है, बीच में लगून है ना? नीचे अटोल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ये देखिए शैलो वाटर लेक से है यहाँ पे जो है बिल्कुल ही चिपका हुआ है। हम बात करेंगे प्रोबेबल ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है? आइए जानते हैं कुछ ओरिजिन को लेके कोरल रीफ की बात करेंगे। तो कैसे हुई, क्या आया, कहाँ से आई ये कोरल रीफ? ये काफ़ी जाना गया, समझा गया, है ना? कभी 50 सालों तक के लिए इसको जाना गया। कई सारी थ्योरीज़ ने जो है वो सजेस्ट करा कि कैसे क्या है ना? बट एक भी थ्योरी ऐसी नहीं थी जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट करी गई हो, है ना? कि मतलब हर इंसान ने कहा हो, हाँ भाई तुम बात सही कह रहे हो। ऐसा किसी ने नहीं बताया कहाँ से आई ये कोरल रीफ। तो सबसे ज़्यादा जो
एक्सेप्ट करी गई थ्योरी है वो ये है ना, वो रखी गई है, वो ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। कौन भूल सकता है इनको, है ना। और ये जब पहुंचे थे आपके पैसिफिक आइलैंड में 1842 में, है ना, 1842 में पहुंचे थे। और उन्होंने अपना कुछ यहाँ पे ज्ञान दिया था, उन्होंने बताया था कैसे क्या है क्या नहीं। ये थ्योरी जो है इनकी, इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इस थ्योरी को बोलते हैं सब्सिडेंस थ्योरी। तो चार्ल्स डार्विन ने अज्यूम करा कि जो सारी ही कोरल रीफ हैं ये शुरू हुई होंगी फ्रिंजिंग रीफ के तौर पे, इस रीफ के तौर पे, है ना, फ्रिंजिंग रीफ के तौर पे शुरू हुई होंगी, आइलैंड के आसपास, मतलब आइलैंड के आसपास आई होंगी, ज़्यादातर टॉप मोस्ट पोर्शन में हुई होंगी, है ना, जो कि आपके वॉल्केनोज थे। मैंने बताया ना फ्रिंजिंग लीव्स कैसे बनती, टॉप मोस्ट वॉल्केनोज यहीं पे एक्सटेंड हुए होंगे इनके हिसाब से। तो और उसकी वजह से यहाँ पे उनके उनके ही जगह पे जो है ये फ्रिंजिंग लीफ बनी होंगी आपकी आइलैंड के आसपास, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जनरल डाउन रैपिंग हुई अर्थ क्रस्ट की। अब अर्थ क्रस्ट जैसे जैसे डूबने लगी जाने लगी, तो कंटिन्यू क्या हुआ कि यहाँ पे आइलैंड जो है वो धीमे धीमे सबसीड होने लग गए, ठीक है, आइलैंड हटने लगे यहाँ पे, है ना, अंदर जाने लग गए। अब जो कोरल्स थे वो तो बढ़ते ही रहे, वो बढ़ते रहे, कोरल्स यहाँ पे कंटिन्यू होते रहे, बढ़ते रहे, है ना, ग्रो होते रहे, ऊपर की तरफ आते रहे, है ना। और यहाँ पे इन्होंने जो भी लैंड डूब रही थी उसको मेंटेन करते हुए ऊपर आते गए, ऊपर बढ़ते गए। अब जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना, और एट द आउटवर्ड एज देन द लैंडवर्ड एज, ठीक है। ये क्या था कि पानी में ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है, लैंड वाली साइड पे इतना ये नहीं हो रहे थे, है ना। ऐसा इन्होंने माना कि जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा थी आपके आउटवर्ड एज पे देन द लैंडवर्ड एज, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी कंडीशन थी रहने के लिए कोरल्स के लिए, है ना। और इस वजह से क्या था कि मतलब सो द एनसर्कलिंग रीफ वाइडेंड, है ना, तो मतलब भाई पानी में ज़्यादा अच्छे से कोरल रह पा रहे थे, तो जो जो ये जो कोरल्स थे वो और ज़्यादा यहीं पे पानी में ही और ज़्यादा बढ़ने लग गए, है ना। और इसने फिर यहाँ पे एक बैरियर रीफ को फॉर्म किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैरियर रीफ क्या होती है। आप देखते चलो सब कुछ, ठीक है। एक बड़ी सी फिर भी इन्होंने बैरियर रीफ को यहाँ पे फॉर्म करना शुरू करा, जिसमें लगून आ गया बीच में, और आइलैंड और रीफ के बीच में लगून आ गया। अब धीमे 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 क्या हुआ कि लैंड कंप्लीटली, जो जमीन थी वो पूरी तरह से पानी में चली गई, है ना। इसी डायग्राम को देख के हम यहाँ समझते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से समझो, है ना। तो इतना समझ गया कि बीच में फिर लगून आ गया को रीफ और उसके बीच में, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, कुछ ऐसा समय आ गया कि लैंड पूरी तरह से पानी में चली गई, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ किनारे किनारे का हिस्सा रह गया, है ना, और जो देखने को सिर्फ और सिर्फ किनारे का हिस्सा बचा, और इसे हम लोग अटोल बोलने लग गए, ठीक है। तो जो सबमर्ज्ड आइलैंड था, जो जो पानी में डूब गया, इसे एक लेयर ने कवर कर दिया सेडिमेंट से, सो दैट कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर लगून इज जनरली शैलो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो पानी में डूब गया था, इसमें क्या हुआ कि ये जो हिस्सा था इसमें सेडिमेंट्स आ गए, है ना, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वगैरह इसने कवर कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो सर्कुलर लगून था जनरली शैलो होता है, मतलब आपका उथला होता है ना, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता। 10 अटोल जो है इन्होंने मार्क करी पोजीशन ऑफ द फॉर्मर आइलैंड की, है ना। ये अटोल क्या है, पहले आइलैंड हुआ करता था, ये अटोल्स वही हैं, है ना। तो ऐसा कुछ। तो अब देखिए जो सबसे ज़्यादा रिसेंट रिसर्चर्स हैं, ओशिनोग्राफर जो हैं, उन्होंने बात ये कही है कि जो ओशन फ्लोर है, मतलब रिसेंटली की स्टडी ये बताती है कि जो ओशन फ्लोर है, ये इनफैक्ट ये आपका सब्जेक्टेड है सब्सिडेंस से, स्पेशली पैसिफिक डार्विन्स एक्सप्लेनेशन वाज देयर फॉर जनरली करेक्ट, है ना। इन्होंने ये बात कही है कि ऐसा नहीं है कि डार्विन गलत थे, डार्विन जो है वो जनरली करेक्ट थे, है ना, इनकी बात सही है। क्लियर है। अब क्या हुआ कि दूसरी कुछ थ्योरीज की अगर मैं बात करूं, तो एक अमेरिकन जियोग्राफर थे R.A. डेलिस, है ना। इनकी सॉरी इनकी जो है, इनके साथ क्या है कि इनकी भी एक ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी है ना। डार्विन की क्या थी, डार्विन की सब्सिडेंस थ्योरी थी, उन्होंने कहा था कैसे कैसे डूबता क्या चीज़ है। इनकी जो है R.A. डेलिस की, इनका इनकी थ्योरी का नाम है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, है ना। इन्होंने 1910 में इसको रखा था, और ये भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो क्या हुआ था कि जब ये मौना किया गए थे हवाई आइलैंड्स में, तो उन्होंने बात नोटिस करी कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है ग्लेशिएशन के बीच में और कोरल रीफ के डेवलपमेंट के बीच में, है ना। तो ये आप जो ग्लेशिएशन था, है ना, ग्लेशियर वाला जो था, और यहाँ पे जो कोरल रीफ है, उन दोनों के बीच में इन्होंने काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप देखा। इन्होंने ये बात मानी कि जब हाइट, मतलब ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द आइस एज, वाटर वॉज टू कोल्ड फॉर एनी कोरल ग्रोथ टू टेक प्लेस। जब आइस एज चल रही थी तो भाई बहुत ठंडक हुआ करती थी, और ठंडक की वजह से कोई भी कोरल रीफ पैदा ही नहीं हो पाई, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे कोरल रीफ, मतलब विद द एब्सेंस ऑफ अ कोरल बैरियर, है ना, और
मरीन इरोजन वॉज एबल टू अटैक एंड लोअर द आइलैंड्स, है ना। अब हुआ क्या कि जब भाई कोरल बैरियर तो कोई था नहीं, कोरल रीफ्स वहाँ तो थी नहीं, तो जो मरीन इरोजन हो रहा था, है ना, जिसे हमने पूरा मरीन इरोजन पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है, आप प्लीज़ उसे पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो जब मरीन इरोजन हो रहा था तो ये इससे क्या हुआ कि आइलैंड और नीचे जाते चले जा रहे थे, जाते चले जा रहे थे, है ना। और जैसे ही पानी गर्म हुआ, मतलब वार्मर क्लाइमेट आई, है ना, धीमे 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 आइस एज के बाद तो क्या हुआ कि वार्मर क्लाइमेट, गर्माहट आने लगी एटमॉस्फेयर में। तो जैसे जैसे वार्मर क्लाइमेट आई तो जो पानी था वो जो आइस शीट्स के फॉर्म में था, है ना। हम लोगों ने पुराने चैप्टर्स में सब कुछ कवर करा है, प्लीज चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते हुए आइएगा, किसी को कोई नया टर्म नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे पानी पिघलना शुरू हुआ, आइस शीट्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ केसेस में क्या हुआ कि पानी का लेवल, सी का लेवल बढ़ता गया। भाई आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होके सी में तो जाएगी, सी का लेवल और बढ़ता गया, है ना, कुछ केसेस में। अब कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ केसेस में सी का लेवल बढ़ा और कुछ केसेस में सबमर्ज करा इसने लोअर आइलैंड को। अब जो बाकी वाले जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे, वहाँ पे जब सी का लेवल बढ़ा तो ये सारे आइलैंड पानी में डूबने लगे। तो अभी भी हम क्या बात करते हैं, अभी भी हम यही बात तो करते हैं ना बच्चों की, अ, जो है जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो छोटे वाले आइलैंड्स को क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ऐसा होगा कि हम यहाँ रह रहे हैं, भाई सी का वहाँ पे लेवल बढ़ेगा और लेवल बढ़ेगा तो ये पानी में डूब जाएंगे, तो इनका घर तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो ऐसे ही ये भी कह रहे थे कि पहले भी यही हुआ होगा, है ना। तो ये सारे जो वेव प्लांटेड ऑन दीज वेव प्लांटेड प्लेटफॉर्म्स, जो कोरल रीफ्स थी वो यहाँ पे ग्रो होना शुरू हो गई ऊपर की तरफ, है ना। और यहाँ पे जगह बनाने लग गई वाटर लेवल के राइजिंग के बाद कोरल रीफ, जहाँ पे आइलैंड वगैरह अभी भी प्रोजेक्ट करते हैं अबव द सी लेवल, और अटोल्स वगैरह आपको वहाँ पे फॉर्म हुए हैं ना, जैसे मैंने बताया आपको। अब जो रीसेंट जो सबूत है, जो रीसेंट एविडेंस है बोरिंग का, है ना, कोरल रीफ फॉर्मेशन से, उसमें देखने को लगता है कि जो ये आपका डेलीज का जो एक्सप्लेनेशन था कि सी लेवल बढ़ा था, है ना, इसकी वजह से इरोजन का आइलैंड वगैरह, ये बात सही है। हालांकि जो डीपेस्ट बोरिंग ये बात रिवील करती है बालसेटिक बालसेटिक रॉक्स को, बालसेटिक रॉक्स को रिवील करती है, और ये कहती है कि ये सारे जो हैं एक आपका जी ये सारे करस्पॉन्ड करते हैं टू द सब्सिडाइज आइलैंड्स, जो कि डार्विन ने बताया था, है ना। इसलिए दोनों की थ्योरी है, इनका कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कोरल रीफ के लिए भी और अटोल्स के लिए भी। क्लियर है। तो ऐसी ऐसी बात इनके द्वारा कही गई है। तो हमने यहाँ पे ये पूरा चैप्टर जो है डिस्कस करा। आइए यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं तो आप थोड़ा सा क्लियर और हो जाओगे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये होगी बैरियर रीफ, ये हो गई फ्रिंजिंग रीफ, है ना, ये तो पैच रीफ, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं बैरियर रीफ। और ये देखिए कॉन्टिनेंटल फ्रिंजल रीफ कुछ इस तरह से होती है। फिर लगून्स, ये देखिए ये तो लगून हो गया, ये अटोल होते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर हो गया थोड़ा। ये बैंक हो गया, ये बैरियर रीफ हो गई, यहाँ पे भी आइलैंड फ्रिंजिंग लीफ कुछ इस तरह की होती है, पैच लीफ। क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, कॉन्टिनेंटल रीफ कुछ इस तरह की हमने अभी बात करी, और ओशनिक लीफ कुछ इस तरह की है, ये भी हमने बात की, दोनों के ही हमने एग्जाम्पल आपको दे दिए। तो अगर आपको लेसन ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब आपके हाथ में, अभी करके जाइएगा। और अपना प्यारा कमेंट भी तुरंत ही छोड़िए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा लेसन। बाकी फेसबुक पे आपको लेसन मिल जाएगा, सिर्फ आयस के नाम से पेज है, लाइक करके देख सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे कॉपी वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी ज्वाइन बटन से आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। आप ज्वाइन बटन प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपको कौन कौन सी पर्क्स मिल रही हैं, अच्छी लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।